बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महद शबी, लेक्चर बॉटनी। हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ इंज़ाइम। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंज़ाइम्स क्या हैं। हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आप इंज़ाइम्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम जो हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। विदाउट एंजाइम अगर हम देखें तो ये जो केमिकल प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो सकता है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं। इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आप अंडरलाइन भी करेंगे अपनी बुक के ऊपर और उनको समझेंगे भी। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। ऐसी प्रोटीन जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, यानी कि प्रॉपर फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। दे ट्रिमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। विदाउट दिस एंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। ये आपके पास एंजाइम की एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है। ये पहले जो 3 लाइनें हैं इनको आप डेफिनेशन के उसमें लेके जा सकते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। दीज आर द स्पेशल प्रोटीन, दीज आर द बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन एंड दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती हैं। एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर ऑफ ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक हैं। डाइजेशन करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम हैं, किसी कंपाउंड को ब्रेक करना उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। तो कहते हैं विदाउट दिस एंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड। ये नहीं है कि एंजाइम्स नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। एंजाइम्स हैं तो केमिकल, एंजाइम नहीं है तो तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो हो रहा होता है। इतना स्लो हो जाता है कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी उसको प्रोसीड करना। तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी। कंपोजिशन या स्ट्रक्चर, इस पैराग्राफ के ऊपर आप स्ट्रक्चर की हेडिंग बना सकते हैं कि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर किस तरह का है। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर एंड coiled upon themselves to form a globular structure। क्योंकि हमने पढ़ा कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। ये भी हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इकट्ठे हुए, क्वाइल हो गए। क्वाइल होने के बाद उन्होंने अपने आप को एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर नॉन एज द एक्टिव साइड। तो आपके पास चाहे जितना मर्जी बड़ा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन में हो रही होती है। उस रीजन को हम कहते होते हैं एक्टिव साइड। ये देखें, ये आपके पास इसकी आ गई एक्टिव साइड। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हो रही है। बाकी अगर आप पूरा का एंजाइम देखें तो वो उसका सिर्फ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो एक्टिव साइड में सिर्फ कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही होती है। The reactant called the substrate is attached to the active site consisting of only a few amino acid while rest of the bulk of the amino acids maintain the globular structure। तो substrate जो है आप इस डायग्राम में ही देख सकते हैं कि substrate जो है वो इसके साथ अटैच हो रहा है, एक्टिव साइट के साथ अटैच हो रहा है, फिर उसके बाद वो एंड में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो एक्टिव साइट पूरे के पूरे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में सिर्फ एक्टिव साइट है जो कि उसका काम कर रही है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। सम एंजाइम्स कंसिस्ट सॉलिडली ऑफ प्रोटीन। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्योर प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स के अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होते हैं। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ नॉन एज कोफैक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें। कोफैक्टर्स क्या हैं? कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। द कोफैक्टर यूजुअली एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड इट्स The cofactor usually act as a bridge between enzyme and its substrate. Often it contribute directly to the chemical reactions which bring about catalysis। तो जो कोफैक्टर्स हैं ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं ताकि उनके दरमियान प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो सके। सम टाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। यानी आप देखें कोफैक्टर की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है कि पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कोफैक्टर। तो बीच बीच में बेटा मैं जो क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ आप उन क्वेश्चंस को लिख लें और फिर उसके बाद जब आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो फिर उन क्वेश्चंस को आप मुझे आंसर्स जो हैं लिखकर सेंड करेंगे। यानी अभी तक मैंने आपको जो कहा, एक तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख लें कि व्हाट आर एंजाइम्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लिख लें
कि व्हाट आर कोफैक्टर्स एंड गिव इट्स इम्पॉर्टेंस। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन आपको पता चल गई, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस कि ये ब्रिज के तौर पे काम करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ताकि उनका केमिकल रिएक्शन करा सके। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? कोफैक्टर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी हेल्पिंग टू डिराइव रिएक्शन विच वुड अदरवाइज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। तो किसी केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, तो कोफैक्टर बाज़ वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सम एंजाइम्स आर यूज़ मेटल आयंस एज कोफैक्टर, यानी एग्जांपल अगर कोफैक्टर की देखें तो उसमें मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ नॉन एज द एक्टिवेटर, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन। कुछ बाज़ात ये होता है कि कोफैक्टर जो हैं वो डिटैच हो सकते हैं, यानी अपना काम करके सेपरेट हो सकते हैं। तो ऐसे कोफैक्टर्स जो सेपरेट हो सकते हैं उनको हम एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं। वो आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा अब हमने कहा कि जी नॉन प्रोटीन पार्ट है यानी कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। इफ़ दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद द एंजाइम देन दे आर नॉन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ दे आर लूजली बॉन्डेड विद द एंजाइम दे आर नॉन एज द कोएंजाइम। It is closely related to the vitamins which represent the essential raw material from which coenzymes are made. Only small quantity of vitamins are needed because like enzymes, coenzymes can be used again and again. तो आम तौर पे जो coenzymes होते हैं वो vitamins होते हैं. An enzyme with its coenzyme and prosthetic group removed is designated as apoenzyme. यानी अगर कोई enzyme है उसके साथ उसका कोफैक्टर coenzyme मौजूद नहीं है तो वो कहलाएगा apoenzyme। और अगर उसके एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर कोएंजाइम मौजूद है, प्रॉपर कंप्लीट मौजूद है, तो उसको हम कहते होते हैं होलो एंजाइम। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके मज़ीद बन रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम, और एक क्वेश्चन आपका बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। 4 क्वेश्चंस हो गए। मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म। तो बाज़ों का अच्छा लोकेशन क्या है एंजाइम्स की, एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो सिंपल साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हुए हैं। अदर एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू सर्टन सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल फॉर यूज़ इन और नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। यानी वो बाज़ औक़ात ऐसा है जहाँ पर बन रहे हैं उधर ही उनकी ज़रूरत है या आसपास उनकी ज़रूरत होती है। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब उन्होंने मज़ीद लोकेशन आपको बताई है कि वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस के लिए जिनकी ज़रूरत है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हैं। वो एंजाइम जिनकी सेलुलर रेस्पिरेशन में ज़रूरत है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हैं। सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द राइबोसोम। और जो एंजाइम्स प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए या उनकी सिंथेसिस के लिए चाहिए वो राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं। तो ये हो गया एंजाइम का इंट्रोडक्शन। यहाँ से मैंने आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के क्या करेक्टर्स हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एंजाइम चाहिए, बहुत थोड़े से एंजाइम्स भी जो हैं वो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है, डाइजेशन के अपने एंजाइम्स, और हर चीज़ को डाइजेस्ट करने का अलग अलग एंजाइम है। अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। दे आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन द पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं। पीएच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी एंजाइम काम करना छोड़ देंगे, टेम्परेचर चेंज हो गया एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, ऊपर अभी हमने पढ़ा। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, एंजाइम उसके अमाउंट को कम कर देते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी के अंदर ही केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके। अब येलो बॉक्स देखें। सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर पड़े रहें तो वो आपकी उसको मतलब डैमेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी है पेप्सिन की। पेप्सिन जो है वो एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इट इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके स्टमक को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म ओनली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव।
और सिर्फ वहाँ पर ही एक्टिव होता है जहाँ पर फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये एक्टिवेट नहीं होता। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम जो है वो काम कैसे करते हैं। सिंपल सा एक मैकेनिज़्म है जो कि आपको ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, उसने एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसके बाद एंड प्रोडक्ट बन गई और एंजाइम जो है वो सेपरेट हो गया। जिस तरह से आपने ऊपर भी देखा था डायग्राम में, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एंजाइम है। एंजाइम के साथ जो है वो एक सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ, ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच हो गया, कोफैक्टर्स के अंदर मौजूद है, यहाँ पर एक ES कॉम्प्लेक्स बना, एंड में जो है वो एंजाइम अलहदा हो गया और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलहदा हो गई। तो इस तरह से जो है एंजाइम अपना काम कर रहे होते हैं, इसको हम कहते होते हैं कैटालाइसिस या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि एंजाइम इज़ अ 3-dimensional ग्लोबुलर प्रोटीन दैट हैज़ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड एंड अ स्पेसिफिक शेप। तो जो एंजाइम हैं वो अपने अमाइनो एसिड्स अपनी शेप की वजह से स्पेसिफिक हैं। Every enzyme, by virtue of its specificity, recognize and react with a special chemical substance called the substrate. यानी एंजाइम के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने सबस्ट्रेट को खुद रिकॉग्नाइज करता है, वरना वो किसी सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं करता। An enzyme therefore react only with its specific substrate and transform it into the product. It is then released unaltered and thus can be used again and again. तो वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, उसके बाद वो दोबारा से यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आपको एक प्रोसेस दिखाया हुआ है, यहाँ से देखें कि फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल जो है वो आपको दी हुई है। ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके ऊपर काम कर सकता है एंजाइम 1। एंजाइम 1 इसके ऊपर काम करता है और इसको चेंज कर देता है प्रोडक्ट B में, ठीक है, एंड B इज़ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम E and it is then transformed into the C. C is the substrate for enzyme E, the 3, and then it is transformed into the D. D is substrate for enzyme 4 and it is transformed into the product F. F किसी भी केमिकल रिएक्शन की मिसाल के तौर पर फाइनल प्रोडक्ट है। अब आपको पता है जब कोई फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन को रोकना होता है ताकि रुक जाए, मज़ीद रिएक्शन ना हो। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट होती है ना, वो ही उस केमिकल रिएक्शन को रोक रही होती है। ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एंड के ऊपर जाएगी, मतलब जैसे ही बन गई, बनने के बाद वो जाकर एंजाइम 1 को इनहिबिट कर देगी। जैसे एंजाइम 1 को इनहिबिट करेगी, केमिकल प्रोसेस रुक जाएगा, ज़रूरत पूरी हो गई है, केमिकल प्रोसेस रुक गया। इसको हम कहते होते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी किसी भी चीज़ का जो फीडबैक है वही उस केमिकल रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। दैट इज़ नॉन एज फीडबैक इनहिबिशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो यही है कि व्हाट इज़ फीडबैक इनहिबिशन, गिव इट्स एग्जांपल। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, an enzyme and its substrate react with each other through a definite charge bearing site of an enzyme called the active site। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि पूरे के पूरे एंजाइम के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव साइट वो रीजन होती है जहाँ पर आकर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, एक सबस्ट्रेट आके अटैच होकर केमिकल रिएक्शन करा सकता है। The change and shape of the active site is formed by some amino acids present in the polypeptide chain of the active site of the enzyme। तो ये चार्ज या शेप जो भी एक्टिव साइट की, दैट इज़ डिज़ाइंड बाय द proteins or that are designed by the amino acids which are present at the active site. These amino acids are brought closer and arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular symmetry of the enzyme। तो जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक ही एंजाइम के साथ आके अटैच हो सकता है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन, ठीक है। तो एक्टिव साइट 2 रीजन से मिलकर बनी हुई है। एक्टिव साइट में 2 रीजन्स हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पहले रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को कि ये सबस्ट्रेट ठीक है या नहीं है, इसको बाइंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आके अटैच हो जाता है तो फिर कैटालिटिक साइट जो है वो उसको फिर प्रोडक्ट में चेंज कर रही होती है, ठीक हो गया। यानी बाइंडिंग साइट का काम ये है कि उसने इसका मतलब देखना है पहले कि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो अकॉर्डिंग है तो उसके साथ उसको जोड़कर ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर उसके बाद कैटालिटिक साइट जो है वो उसको फिर प्रोडक्ट में चेंज कर देगी। दस द एंजाइम आफ्टर कैटालाइसिस डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट अनचेंज। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बन गई, एंजाइम अपने आप को चेंज किए बगैर जो है वो अलहदा हो जाएगा।
एंजाइम्स रिक्वायर एक्वस मीडिया फॉर दिस एक्टिविटी। तो खैर हमने ये पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ही पढ़ा था कि एंजाइम्स को एक्वस मीडिया चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए। तो एंजाइम की एक्टिविटी के हिसाब से हमारे पास दो मॉडल हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है हमारे पास एमिल फिशर ने जो दिया था दैट वाज लॉक एंड की मॉडल, और एक है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। तो हम देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल क्या है। एमिल फिशर प्रपोज अ लॉक एंड की मॉडल टू विजुलाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इन इंटरेक्शन। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन के हिसाब से लॉक एंड की मॉडल दिया था। जैसे उसने कहा कि जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ताला उस चाबी के बगैर नहीं खुल सकता, बिल्कुल इसी तरह से हर सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, यानी कि एंजाइम उसके हिसाब से एंजाइम जो एक रिजिड सा मॉलिक्यूल है और वो अपनी शक्ल सूरत को किसी भी सूरत में चेंज नहीं करता, वो एक्टिव साइट की कॉन्फ़िगरेशन को किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर रहा होता अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। According to this model, as one specific key can open only a specific lock, in the same manner, a specific enzyme can transform only one substrate into the product. According to lock and key model, the active site is rigid structure. There is no modification or flexibility in the active site before using or after the enzyme action, and it is used only as a template. Later studies did not support this model. तो बाद की स्टडीज़ ने इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया था। नो डाउट ईच इंजाइम स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये नहीं है कि मतलब ये मॉडल अगर गलत साबित हो गया तो ये बात भी गलत साबित हो गई, नहीं, ये नहीं होता कि कोई भी इंजाइम कोई भी काम कर लेगा, नहीं, स्पेसिफिक तो होते हैं, लेकिन ये बात कि एक्टिव साइट रिजिड है, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करती, ऐसा नहीं है। पेप्सिन प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगी, लेकिन प्रोटीन की अगर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी, आने वाली प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी इस तरह से है कि पेप्सिन की एक्टिव साइट में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो पेप्सिन की एक्टिव साइट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेगी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोटीन, यानी इस तरह से एडजस्टमेंट हो सकती है। उसको हम कहते होते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। कोशलैंड ने दिया था 1959 में। उसने क्या कहा, ही आर्ग्यूड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, कि जब वो एंजाइम के साथ आके कंबाइन करता है तो थोड़ा सा एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है ताकि वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को कर सके प्रॉपर तरीके से और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सके। तो ये हमारे पास थे दो मॉडल्स। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ इनहिबिटर। इनहिबिटर के नाम से पता चल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रोकें उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ये एंजाइम क्या है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इनहिबिटर्स क्या हैं जो केमिकल रिएक्शन को रोकते हैं। तो इनहिबिटर की यहाँ पर डेफिनेशन आपको दी हुई है। इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम बट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, यानी वो एंजाइम की जगह पर सबस्ट्रेट के साथ अटैच तो हो जाता है लेकिन उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता। Thus block the active site temporarily or permanently for the example, नहीं सॉरी, इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी एंजाइम समझता है कि ये सबस्ट्रेट है लेकिन वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे होते हैं। जैसे इनहिबिटर्स कोई पॉइजन भी हो सकता है, साइनाइड है, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स या कुछ मेडिसिन ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं। इनहिबिटर्स को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो हैं जो कि एक्टिव साइट के साथ अटैच होके मुकम्मल तौर पे प्रोटीन के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, यानी वो डिटैच नहीं होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। रिवर्सिबल वो होते हैं जो वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ एंड देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली और पार्शली बाय इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो हम उनकी जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं उनकी एक्टिविटी को हम ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम रिलेटेड सबस्ट्रेट डाल दें। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हमारे पास दो तरह के, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, ऐसे इनहिबिटर्स जिनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के